फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एज ऑफ साइंस में। आज हम फिर से उपस्थित हैं 1000 सीरीज़ के नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ट्रेंड हुए हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर ट्रिकी केमिस्ट्री पढ़ने के लिए मिलती है। और ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री में हमारा मतलब केवल सही ऑप्शन पर टिक लगा के आगे बढ़ जाना नहीं होता। जब तक क्वेश्चन को हर एंगल से हम सॉल्व ना कर दें तब तक हम आगे नहीं बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नहीं जाते। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक रिएक्शन दी गई है और ये पूछ रहा है कि इनमें से ये कौन सी रिएक्शन है। नेम रिएक्शन दी गई है और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी नेम रिएक्शन ये है। देखिए, अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो इस रिएक्शन में जो आपको कंपाउंड दिया गया है वो दिया गया है एल्डिहाइड। देखिए ये कौन से कंपाउंड हैं, ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड के ही 2 मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं। और कौन सा एल्डिहाइड है, ये एसिटाल्डिहाइड है। तो एसिटाल्डिहाइड के यहाँ से 2 मॉलिक्यूल दिए गए हैं। अगर एल्डिहाइड की बात करें तो इनमें से कौन सी रिएक्शन एल्डिहाइड देता है, तो जनरली एल्डिहाइड जो देता है वो 2 रिएक्शन देता है। पहली कौन सी देता है, एल्डोल। एक तो एल्डोल रिएक्शन देगा यहाँ से, और दूसरी कौन सी देता है, यहाँ से कैनिजारो रिएक्शन देता है। कैसे पता लगा कि एल्डोल या कैनिजारो ही देगा, क्योंकि यहाँ NaOH भी है, यानी कि बेस भी है। OH निगेटिव मतलब बेस है। तो जब एसिड की रिएक्शन एल्डिहाइड की रिएक्शन बेस से कराई जाती है तो ऐसे केस में 2 रिएक्शन हमारे दिमाग में आती हैं जो बड़ी कॉमन है, एल्डोल रिएक्शन और कैनिजारो रिएक्शन। अब दिमाग में बात ये आती है कि कौन सा कंपाउंड एल्डिहाइड रिएक्शन देता है, एल्डोल कंडेंसेशन देता है, कौन सा एल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन देता है, और कौन सा एल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन देता है। तो आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं एक नए पेज पर। देखिए, हमारे जो एल्डिहाइड ऐसा होगा जैसे H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CHO, और यहाँ पर क्या जुड़े हुए होंगे, H जुड़े हुए होंगे, C के ऊपर H जुड़े हुए होंगे। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन दी हुई है, एक तो एल्डिहाइड हमें ये दिया हुआ है। दूसरा एल्डिहाइड की बात करें तो दूसरा एल्डिहाइड कुछ इस तरह से दिया हुआ है, CHO। तो इस एल्डिहाइड में और ऊपर वाले एल्डिहाइड में दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बच्चे ये है कि इसमें ये ग्रुप है, अगर ग्रुप को हम छोड़ दें, यहाँ भी ग्रुप को छोड़ दें, दोनों में ग्रुप को छोड़ दें, तो ग्रुप को छोड़ने के बाद जो पहला कार्बन आएगा वो आपका अल्फा कार्बन होगा, और जो दूसरा कार्बन आएगा वो बीटा कार्बन होगा, और आगे अगर तीसरा भी आ जाए तो वो गामा होता है, अल्फा बीटा गामा। और अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन लगते हैं उनको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। बीटा कार्बन पर जो हाइड्रोजन लगते हैं उनको बीटा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ऐसे एल्डिहाइड्स या कीटोन्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है वो तो एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता वो क्या देंगे, कैनिजारो। इसका मतलब ये कंपाउंड जो होगा ये फॉर्मेल्डिहाइड है तो ये कैनिजारो देगा, और ये कंपाउंड क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम है तो ये क्या देगा, ये एल्डोल देगा। ठीक है, अब हम अपनी रिएक्शन की बात करते हैं जो हमें दी गई है। हमें जो रिएक्शन दी गई है, रिएक्शन में आपको कंपाउंड जो दिया गया है वो दिया गया CH3CHO, यानी कि H सिंगल बॉन्ड C। अगर इसे हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, सिंगल बॉन्ड H, ये आपका CH3CHO हो गया। इसकी रिएक्शन हम करा दें, चलो ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे इस कंपाउंड को लिखते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O और नीचे H। एक और एल्डिहाइड जो दिया गया है H, इसको ऐसे लिख लेते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक है बेटे, या ये कहाँ चला जाता है, यहाँ किसके प्रेजेंस में, ये आपके अगर आपका NaOH कैसा ले लिया जाए, डाइल्यूट NaOH ले लिया जाए तो इसकी प्रेजेंस में कहाँ चला जाता है, ये वाला H, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन एटम कार्बोनिल ग्रुप पे चला जाता है। और कार्बोनिल ग्रुप पर चला जाएगा तो यहाँ से जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वो कुछ इस तरह से होगा C, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पर OH आ गया। नीचे तो बेटे H वैसे का वैसे ही था।
आगे क्या रह जाएगा CH2 और फिर क्या आ जाएगा CHO। ये जो कंपाउंड बना इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्डोल बोलते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, एल्डोल बोला जाता है। तो हमारा जो कंपाउंड, ये जो रिएक्शन हुई इसमें जो आगे बना है जिसकी ऊपर बात की गई थी, चलते हैं रिएक्शन पर। ये रिएक्शन जो है आपकी कौन सी है, ये रिएक्शन आपकी एल्डोल कंडेंसेशन है। कौन सी है ये, इसकी अगर बात करते हैं तो ये एल्डोल कंडेंसेशन है। कौन से कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं, ऐसे कंपाउंड देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है। और वो कंपाउंड भी कौन से होने चाहिए, एल्डिहाइड या कीटोन होने चाहिए। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि आयोडोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड। मतलब कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिससे, ये जो रिएक्शन दी गई है इनमें से कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिससे आयोडोबेंजीन बनाई जा सकती है। देखो पहला कहा गया है ऑन रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। देखिए FeCl3 की प्रेजेंस में अगर हम क्लोरोबेंजीन की आयोडोबेंजीन से रिएक्शन करा देते हैं तो क्लोरोबेंजीन के क्लोरीन को आई नहीं हटा पाएगा। दूसरी रिएक्शन क्या है, दूसरी में कहते हैं ऑन रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद आयोडीन इन NaOH, ये भी नहीं होगी। और अगर आपकी थर्ड रिएक्शन की बात करते हैं ऑन रिएक्टिंग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड विद Ki, इसी को अभी देखेंगे। और आपका जो नीचे ऑप्शन है ऑन रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। चलिए ये लास्ट वाली रिएक्शन भी करके दिखाएंगे इसमें क्या होने वाला है। तो ब्लैंक पेज ले लेते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ जिस ऑप्शन को हम सही बता रहे थे उसमें होने वाला क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह से होता है। बेंजीन और बेंजीन पर क्या होता है, यहाँ लगा हुआ N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Cl, ये होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन अगर Ki से करा दी जाए, किससे करा दी जाए, Ki से करा दी जाए, तो यहाँ क्या लग जाता है बेंजीन के ऊपर लग जाता है I। क्या आ जाता है यहाँ पर आ जाता है I, यानी कि आयोडोबेंजीन बनती है। निकलता क्या है आपका, एक तो N2 निकलता है और एक आपका KCl यहाँ से निकल जाता है। यानी कि बनने वाला जो कंपाउंड है इसमें क्या बना आपका आयोडीन बन गया, मतलब आयोडोबेंजीन बन गया। अब जो लास्ट रिएक्शन की बात कर रहे थे, ऑप्शन तो देखिए सही हो गया है। ऑप्शन तो आपको C पता लग गया है कि C ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर जो होगा C होगा। लेकिन ये लास्ट रिएक्शन में लास्ट में क्या कह रहा है, बेंजीन की CH3Cl से रिएक्शन और करा के देख लें हम। देखो यहाँ क्या बनता है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, CH3Cl से, CH3Cl से, किसकी प्रेजेंस में, FeCl3 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। इसमें जो FeCl3 है ये एक्चुअली लुईस एसिड का वर्क कर रहा है। तो देखो यहाँ का एक H और ये वाला Cl, यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा और बेंजीन के ऊपर CH3 जुड़ जाएगा, यानी कि टोलुइन बन जाएगी। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही नहीं होगा। यहाँ से सही ऑप्शन जो जाएगा वो C जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पूछा क्या जा रहा है इस क्वेश्चन में, पूछा ये जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, मतलब कौन सी रिएक्शन पेप्टाइड बॉन्ड की अभिक्रिया के मतलब उपस्थिति के कारण होती है। देखिए पहले हम इनको सबको एक एक टेस्ट की अगर बात करते हैं तो ये टेस्ट किसके लिए किए जाते हैं। अगर निनहाइड्रिन टेस्ट की बात करते हैं तो निनहाइड्रिन टेस्ट किसके लिए किया जाता है, निनहाइड्रिन टेस्ट क्या बताता है, अल्फा अमीनो एसिड को बताता है। किसमें, अगर निनहाइड्रिन की बात करते हैं तो अल्फा अमीनो एसिड को बताता है, अल्फा अमीनो एसिड को बताता है। मतलब प्रेजेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, प्रेजेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, यानी कि अमीनो एसिड की प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर बायूरेट की बात करते हैं, बायूरेट ये किसको बताता है, ये बताता है पेप्टाइड लिंकेज को। किसमें, अमीनो एसिड में। किसको बताता है, पेप्टाइड लिंकेज को, यानी कि जो क्वेश्चन में दिया गया है किसको बताता है, पेप्टाइड बॉन्डिंग को बताता है। किसमें, अमीनो एसिड में। अगर हम जेंथोप्रोडिक अभिक्रिया की बात करते हैं तो जेंथोप्रोडिक अभिक्रिया किस चीज को बताती है, प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग इन अमीनो एसिड, प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग, ये किसको बताती है,
बेंजीन रिंग को बताती है। किसको बताती है? बेंजीन रिंग को। नोट कर लेना ये सब। बायूरेट जो रिएक्शन होती है वो किसको बताती है कि अमीनो एसिड में आपकी बेंजीन रिंग है या नहीं, यानी कि उसके होने की प्रेजेंस को बताती है। निनहाइड्रिन टेस्ट किसको बताता है कि जो आपका अमीनो एसिड है वो आपका अल्फा अमीनो एसिड है या नहीं। अगर जेंथोप्रोडिक की बात करते हैं तो जेंथोप्रोडिक क्या बताता है? बेंजीन रिंग को बताता है। बायूरेट की बात करते हैं तो बायूरेट किसको बताता है? पेप्टाइड लिंकेज को बताता है। और किसकी बात करते हैं? आपकी मिलन बेस की बात करते हैं, यानी कि मिलन रिएक्शन की बात करते हैं तो ये किसको बताती है? ये OH को बताती है। तो यहाँ से जो ऑप्शन सही जाएगा आपका वो बी जाएगा, बायूरेट, जो पेप्टाइड बॉन्ड को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ, यानी कि जो नेचुरल रबर होती है वो किसका पॉलीमर होती है। पहले भी वीडियो में आ चुका है ये क्वेश्चन। देखिए एक एक करके बताते हैं। यहाँ से जो आपकी आइसोप्रीन रबर होती है, आइसोप्रीन जो रबर होती है वो ही मोनोमर होता है। किसका? मोनोमर, है ना। मतलब जिससे बना हुआ होता है कंपाउंड उसको बोलते हैं मोनोमर, मतलब एकलक। और जब कंडेंसेशन हो जाता है, मतलब पॉलीमराइजेशन हो जाता है तो उसके बाद जो बनता है उसे बोलते हैं पॉलीमर। तो पूछा जा रहा है नेचुरल रबर किसका पॉलीमर है, तो ये आइसोप्रीन का पॉलीमर है। ऑप्शन ए यहाँ से सही जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ से प्रोपीन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? प्रोपीन की बात करते हैं, तो प्रोपीन का जो पॉलीमराइजेशन होगा, पॉलीमर होगा, वो पॉलीमर कोई गिवन पॉलीमर है नहीं। अगर फॉर्मेल्डिहाइड की बात करते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड एंड फिनोल, ये दोनों के दोनों जो आपका बेकेलाइट होता है उसके मोनोमर हैं। किसके मोनोमर हैं? बेकेलाइट के मोनोमर हैं। ठीक है, बेकेलाइट के मोनोमर होते हैं कौन कौन? फॉर्मेल्डिहाइड एंड फिनोल। फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल दोनों मिलकर जो बनाते हैं वो क्या बनाते हैं? फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बनाते हैं, जिसको आप बेकेलाइट बोलते हैं। देखिए और बात करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं, यहाँ से बताते हैं आपको क्या क्या चीज़ें हैं। मोनोमर क्या होता है? देखो मोनोमर और एक होता है पॉलीमर। फिर से बता देते हैं इसको, पॉलीमर। ठीक से समझ में नहीं आया तो देखो, जैसे आपका इथाइलिन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये तो हो गया मोनोमर। और मोनोमर किसका हो गया? पॉलीइथाइलिन का। यानी कि जो पॉलीइथाइलिन होगी उसका फॉर्मूला क्या होगा? कुछ इस तरह से उसका फॉर्मूला बनेगा, यहाँ होल N आ जाता है। तो ये क्या हो गया? ये तो हो गया पॉलीथीन हो गया पॉलीमर, और CH2 डबल बॉन्ड CH2 मतलब इथाइलिन हो गया मोनोमर। ठीक है। अब जो प्राकृतिक आपके जो नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? अगर कभी क्वेश्चन आ जाइए कि नेचुरल पॉलीमर्स कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, जो आपका स्टार्च होता है वो नेचुरल पॉलीमर है। सेल्यूलोज की बात करें तो नेचुरल पॉलीमर है। प्रोटीन की बात करें नेचुरल पॉलीमर है। DNA की बात करें तो आपका DNA भी नेचुरल पॉलीमर है। और आपका नेचुरल रबर तो जिसकी हमने बात की है अभी, प्राकृतिक रबर पॉलीआइसोप्रीन, ये तो नेचुरल रबर है ही। स्टार्च और ग्लूकोज की बात करते हैं कि स्टार्च और ग्लूकोज जो होते हैं इनका दोनों का मोनोमर क्या होता है? स्टार्च और ग्लूकोज का मोनोमर क्या होता है? सॉरी, स्टार्च और सेल्यूलोज का, ग्लूकोज का नहीं, स्टार्च और सेल्यूलोज का मोनोमर क्या होता है? तो ग्लूकोज होता है। किसका? स्टार्च और सेल्यूलोज का जो मोनोमर होता है वो क्या होता है? वो ग्लूकोज होता है। प्रोटीन का मोनोमर अमीनो एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आसान क्वेश्चन आ गया, अभी अभी बताया था, बिल्कुल अभी अभी समझाया है कि बेकेलाइट जो होता है, बेकेलाइट प्राप्त होता है, यानी कि किससे प्राप्त करते हैं? अभी अभी आपको बताया है किससे करते हैं? फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड से करते हैं। अगर हम एडिपिक एसिड की बात करते हैं, अगर हाँ एक और चीज़ बता दें, फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड की बात करते हैं तो ये क्या है? इसे फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन भी बोला जाता है। ये एक कंडेंसेशन पॉलीमर है। कैसा है? कंडेंसेशन पॉलीमर है। ठीक है, दो तरह के पॉलीमर होते हैं, एक कंडेंसेशन पॉलीमर, एक एडिशन पॉलीमर। तो ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। अगर एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमाइन की बात करते हैं तो ये बनाता है नाइलॉन 66। क्या बनाता है? नाइलॉन 66, नाइलॉन 6,6 बनाता है। ठीक है, कंडेंसेशन एक पॉलीमर होता है। जो नाइलॉन 66 होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है? वो होता है पॉलीएमाइड का। पॉलीएमाइड किसका एग्जाम्पल होता है?
पॉलीएमाइड, AMID, पॉलीएमाइड। तो एक तो यहाँ से ये पता लग गया। दूसरे की बात करते हैं डाइमिथाइलिन टेरिथैलेट एंड इथाइलिन ग्लाइकोल। इसकी अगर बात करते हैं, सी वाले की अगर हम बात करते हैं, तो जो ये सी वाला बन रहा है आपका, सी क्या बनाता है? सी वाला जो बनाता है वो बनाता है डेक्रोन, DECRON, DECRON, डेक्रोन। डेक्रोन का दूसरा नाम जो होता है वो होता है टेरिलीन, TERYLENE, टेरिलीन। ये होता क्या है? ये भी एक कंडेंसेशन पॉलीमर है, और इसी को क्या बोला जाता है? ये जो एग्जाम्पल है किसका है? पॉलीईस्टर का, पॉलीईस्टर, पॉलीईस्टर जिसे पॉलिस्टर बोल देते हैं हम, ये पॉलीईस्टर का एक एग्जाम्पल है। उसके बाद अगर हम लास्ट वाले की बात करते हैं, जो एक और बच रहा है, वो कौन बच रहा है? वो बच रहा है आपका नियोप्रीन। नियोप्रीन जो रबर होती है, नियोप्रीन रबर होती है, ये इसका मोनोमर जो होता है वो होता है क्लोरोप्रीन। कौन होता है? CHLOROPRENE, क्लोरोप्रीन होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, द मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, यानी कि इथाइलिन ग्लाइकोल का जो मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन है वो कौन सा है? चलिए बढ़ते हैं आगे, एक ब्लैंक पेज पर इसको भी समझाते हैं, समझते रहिए जरा। कॉन्फॉर्मेशन आपका क्लास 11 का टॉपिक है। देखिए पहले हम कन्फर्मर बनाते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल में बात करें तो एक OH यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा H, यहाँ आ जाएगा H, ठीक है। और यहाँ पर क्या आया? यहाँ पर आ गया OH, यहाँ पर आ गया H, और यहाँ पर आ गया H। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये कैसा है? ये एंटी कॉन्फॉर्मर है। कैसा है? एंटी कॉन्फॉर्मेशन है ये, एंटी। इसका दूसरा बनाते हैं तो दूसरा कौन सा बनेगा? यहाँ पर H, H, और यहाँ पर पहुँच जाए OH, और इसी की साइड में यहाँ पर क्या लग जाए? एक और OH लग जाए, मतलब दूसरे एंड का। यहाँ पर भी H और यहाँ पर भी H। तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फुल्ली इक्लिप्स्ड। क्या हो जाएगा? फुल्ली इक्लिप्स्ड। यानी कि ये आज आपका सेकंड वाला जो होगा ये होगा आपका फुल्ली इक्लिप्स्ड। ये तो फुल्ली इक्लिप्स्ड हो जाएगा। और इसकी बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? एंटी हो जाएगा। अब बात ये कही जा रही है कि इनमें से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? तो ये देखो, जो दोनों के ही दोनों ज़्यादा स्टेबल नहीं है। जो मोस्ट स्टेबल होता है वो मोस्ट स्टेबल कौन सा हो जाता है? वो हो जाता है गाउसे। रहता कौन सा है? गाउसे। क्योंकि फुल्ली इक्लिप्स आपको बना के दिखा दिया, ये भी स्टेबल नहीं था, एंटी भी स्टेबल नहीं था। कौन सा था यहाँ से? गाउसे था। क्यों था? गाउसे की अगर बात करते हैं तो गाउसे क्यों था? बिकॉज लेस स्टेरिक स्ट्रेन इन गाउचे कॉन्फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखो, आसान क्वेश्चन दिया गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इज 1s2 2s2 2p6, यानी कि उसमें कितने प्रोटॉन हैं। यहाँ अगर प्रोटॉन की बात की जाए तो प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन है आपके 6 और 2 8 और 2 10। कितने प्रोटॉन हो गए? 10 प्रोटॉन है। ठीक है, एंड इट्स मास नंबर, अगर मास नंबर की बात की जाए, ए की बात की जाए तो ए कितने हैं? अगर ए की बात की जाए तो ए कितने हैं? ए 27 है। अब देखिए, इसने एक और बात कह दी आगे, ट्राई पॉजिटिव चार्ज, यानी कि 3 अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये प्रोटॉन नहीं क्या होंगे? ये इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर प्रोटॉन कितने रहे होंगे? प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन 10 तो यही रह गए, और 3 पॉजिटिव चार्ज है तो 3 ही हो गए होंगे। कितने हो गए होंगे? 13 हो गए होंगे। यानी कि 13 तो हो गए उसमें प्रोटॉन, और 13 प्रोटॉन हो गए तो इसका एटॉमिक नंबर जो होगा Z, वो भी क्या हो गया? 13 हो गया। क्योंकि किसी भी एलिमेंट में जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है, और जितने न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों का सम होता है उतना क्या होता है? उसका A होता है। A मतलब मास नंबर। अब हमें निकालना क्या है? यहाँ से हमें निकालना है कि इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कितने होंगे। तो देखो, पहले तो लिखा हुआ है न्यूट्रॉन,
न्यूट्रॉन कितने होंगे, और दूसरा लिखा गया प्रोटॉन, तो प्रोटॉन तो 13 होंगे। 13 देख लीजिए, दूसरे में 13 किस में है, इसमें है। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही जाएगा, डी जाएगा। अगर हम 27 में से 13 निकाल लें तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे, और न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, 14, तो ऑप्शन आपका डी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, इफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन comma a moving proton and a moving neutron have the same de Broglie wavelength, the particles having the greatest velocity will be। क्या कहा गया है, तीन चीजें सेम दे रखी हैं। क्या, इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन है, मूविंग प्रोटॉन है और मूविंग न्यूट्रॉन है। और ये क्या कह रहा है, उनका जो दे ब्रॉगली वेवलेंथ है वो सेम है। तो पार्टिकल हैव द ग्रेटेस्ट वेलोसिटी, इनमें से कौन सा पार्टिकल की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ग्रेटेस्ट होगी। तो पहले इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही कहें, 1/2 mv² इज इक्वल टू hc/λ, ये क्वेश्चन ने कह दिया। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम v² की वैल्यू निकालने लगे तो v² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आ जाएगा 2hc/mλ, यही तो आ जाएगा। अब क्या कहा जा रहा है यहाँ, h, c और लैम्डा सारे के सारे क्या हैं, सेम हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, सेम हैं। किसके लिए, ऑल पार्टिकल्स के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमारी चीज़ें क्या क्या चीज़ें कॉमन हो गई। यहाँ पे ये जो लैम्डा था, कलर थोड़ा चेंज करते हैं, ये जो आपका लैम्डा था, लैम्डा और क्या, C और H तो कांस्टेंट होता है, सबके लिए सेम होता है, C सबके लिए सेम होता है, और उसने कह रखा था क्वेश्चन में कि लैम्डा भी सबके लिए सेम है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा v² इज इक्वल टू 1/m, और अगर v की वैल्यू निकालने लगे तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 1/√m। इससे क्या पता लगता है, इससे ये पता लगा कि जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, सबसे कम किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है। इसीलिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। देखो अंडर रूट में यहाँ आ रहा है, मास अंडर रूट में आ रहा है, तो जिसका मास कम होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि क्या हो रहा है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है ना। अगर मास घटेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, मास बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगी। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे कम मास किसका होता है, सबसे कम मास होता है इलेक्ट्रॉन का। तो आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा इलेक्ट्रॉन के साथ, यानी कि ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। जो हमारा फंक्शन होता है साई², क्या बोलते हैं इसको, ये जो फंक्शन दिया गया है इसको बोलते हैं साई²। साई² इन श्रोडिंगर इक्वेशन हैज सिग्निफिकेंस दैट इज रिप्रेजेंट्स। ठीक है, इसमें क्या बताना है, सिग्निफिकेंस बताना है। क्या पहला कह रहा है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, नंबर सेकंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, नंबर थर्ड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड नंबर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जो ये साई² होता है, साई² किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है नाभिक के चारों ओर का, यानी कि जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड ऐसा 3 डायमेंशनल रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि नाभिक के चारों ओर का वह 3 डायमेंशनल रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज़्यादा होती है, उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, साई²। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोबेबल डेंसिटी। क्या बोलते हैं साई² को, इस साई² को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोबेबल डेंसिटी। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबल डेंसिटी। अगर पूछ लिया जाए आपसे साई को क्या बोला जाता है, खाली साई² नहीं होगा, साई होगा, तो साई को बोला जाता है वेव फंक्शन। क्या बोला जाता है, साई को बोला जाता है वेव फंक्शन। और साई का मान जो होता है, साई का मान पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर साई² के मान की बात करें तो साई² का मान कभी भी निगेटिव नहीं होता, साई² का मान हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब पूछा जा रहा था किसको रिप्रेजेंट करता है साई², तो अभी अभी बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है
मोस्ट बेसिक इज, इनमें सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है? ठीक है, सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है? जो देखिए सारे के सारे एलिमेंट दिए हुए हैं, सारे कंपाउंड दिए हुए हैं, ये सारे के सारे किसके हैं? जो अल्कली मेटल्स होती हैं उनके बेस हैं। यानी कि जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं LiNa के RbCSFr, उनके क्या दिए गए हैं? उनके बेस दिए गए हैं। इनके अगर बेस की बात करते हैं तो इनका जो बेसिक करैक्टर होता है ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है? इनक्रीज होता है। ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है? इनक्रीज होता है। तो सबसे ऊपर कौन आता है? Li, फिर आता है Na, फिर आता है K, और पूछा जा रहा है सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन हो जाएगा? Rb वाला हो जाएगा। ठीक है, तो क्या चीज़ें ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ती हैं? तो एक तो बेसिक करैक्टर बढ़ता है और एक बढ़ता है सोल्युबिलिटी इन वाटर। क्या बढ़ता है? सोल्युबिलिटी इन वाटर। तो ऑप्शन जाएगा डी के साथ। देखिए ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन था। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।